गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 21 के बारे में। हालांकि कल कुछ जो है कुछ केसेस पे हम लोगों ने चर्चा किया था कि आर्टिकल 21 में महत्वपूर्ण केसेस क्या हैं। फिर भी जो कि आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है संविधान का, और यह जीवन की सही जीवनता प्राण स्वतंत्रता से संबंधित है। इसलिए इसके संदर्भ में न्यायपालिका ने अपने स्तर पर इसको मजबूत करने में बहुत प्रयास किया है। कई सारे निर्णयों के माध्यम से न्यायालय ने लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया है। आर्टिकल 21 में जो प्रावधान है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को यहाँ व्यक्ति शब्द प्रयोग किया गया है। व्यक्ति का मतलब है नागरिक, विदेशी और विदेशी। ठीक, तो जो विदेशी हैं वो भी आएंगे, यानी विदेशियों को भी प्राण और स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि विदेशी यहाँ पर आ गए तो फिर उनका जान चला जाए तो कोई सरकार संरक्षण नहीं करेगी, न्यायालय संरक्षण नहीं देगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपकी जान का महत्व है, आपकी पर्सनल लिबर्टी का महत्व है, वैसे विदेशियों को भी यह संरक्षण प्रदान किया गया है। तो आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, यह भारत के जो नागरिक हैं उनको प्रदान किया गया है और जो विदेशी हैं उनको भी प्रदान किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है? इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे भारत में जो सब प्रयोग किया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अमेरिका में सब प्रयोग किया गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और कैसे नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन इसमें किया जाना जरूरी है। जो महत्वपूर्ण केस आर्टिकल 21 में है, भारत की इतना ही नहीं है, आर्टिकल 21 बहुत इसमें बहुत सारे केसेस हैं, अच्छे केसेस हैं, लेकिन फिर भी कुछ गिने चुने केस हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे है आपका A.K. गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ADM जबलपुर वर्सेस काउंसिल, जिसे हाइबियस कार्पस केस के नाम से भी जानते हैं। फिर है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बंगलो मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड भूषण नारायण खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, के.एस. गुप्ता स्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये महत्वपूर्ण केसेस हैं जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। व्यक्ति के गरिमा में जीवन जीने के लिए आर्टिकल 21 बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें न्यायालय ने कई निर्णयों के माध्यम से कई सारे अधिकारों का सृजन किया है। आप लोगों का एक पेपर है ह्यूमन राइट्स पढ़ रहे हैं आपको, तो उसमें भी आप लोग को बताया जाएगा कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के संरक्षण के लिए जो लोगों को अधिकार दिए गए हैं, मानवाधिकार जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो संविधान है, UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। इंडिया में जो है एक एक्ट है, क्या नाम है? इंडिया में हाँ ह्यूमन राइट्स के प्रश्न के लिए इंडिया में नियम है, क्या नाम है नियम का? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। उसमें भी मानवाधिकार संरक्षण के लिए प्रयास किए गए व्यवस्थाएं दी गई हैं। जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, NHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सारी व्यवस्थाएं की है। इसमें राइट टू एजुकेशन भी शामिल है आर्टिकल 21 में, राइट टू एनवायरनमेंट भी शामिल है, राइट टू यूथनेसिया भी शामिल है, राइट टू लीगल एक्ट, राइट टू कंपनसेशन, इन सब के संदर्भ में व्यवस्थाएं हैं। यदि आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है तो न्यायालय उसके लिए क्षतिपूर्ति भी प्रदान करती है। इन सब अधिकारों को हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि यह जो आर्टिकल 21 है, यह न केवल नागरिकों को प्राप्त है बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त है।
हमने देखा है कल की क्लास में हम चर्चा किया था देखिए गोपाल का केस, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे न्यायपालिका ने जब माना है या यह निर्णय दिया है कि जो आर्टिकल 21 है यह सिर्फ कार्यपालिका की मनमानी शक्तियों के विरुद्ध है, विधायिका के विरुद्ध नहीं। अर्थात विधायिका कोई भी कानून बनाएगी, न्यायपालिका उसको फॉलो कराएगी, जो भी प्रक्रिया उसमें बताया गया होगा उसके हिसाब से व्यक्ति को प्राण और दया क्षमता से वंचित किया जाएगा। अब वह प्रक्रिया कुछ भी हो, कितना भी गलत हो, कितना भी मनमाना हो, उसको न्यायालय उसको नहीं पड़ेगा। लेकिन मेनका गांधी के केस में हम लोगों ने देखा था कि यह आर्टिकल 21 न केवल कार्यपालिका के विरुद्ध प्राप्त है बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी प्राप्त है। अर्थात विधायिका जो कानून बना रही है, जो प्रक्रिया स्थापित कर रही है कि जिससे व्यक्ति को प्राण और दया क्षमता से वंचित किया सकता है, तो निश्चित रूप से कर सकती है, लेकिन वह प्रक्रिया इस केस के हिसाब से फेयर, जस्ट और रिजनेबल होना चाहिए, रिजपूर्ण, न्यायपूर्ण और तत्संगत, युक्तियुक्त, ठीक है, होना चाहिए। यह मूलाधिकार होता है, हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति प्राप्त होता है, हमने चर्चा किया है। और यदि व्यक्ति के मूलाधिकारों का हनन किया जा रहा है तो आर्टिकल 26 के अंतर्गत और आर्टिकल 32 के अंतर्गत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है कंपल्सन प्रदान करता है। कई केसेस के माध्यम से हम देखेंगे 21 कैसे केस में जहां पर प्राण और दया क्षमता से व्यक्ति को वंचित किया गया है, न्यायालय ने क्षतिपूर्ति प्रदान की। क्षतिपूर्ति आप जानते हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं ना, पढ़ चुके हैं, शॉर्ट पढ़ सकते। राइट टू लाइफ इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन द आर्टिकल 21। जीवन का अधिकार है, तो क्या इसमें मरने का भी अधिकार शामिल है? नहीं। इसमें कई केसेस हैं, जैसे केस है ज्ञान गौर का केस है, इसको हम देखेंगे कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, इसको हम चर्चा करेंगे। आगे राइट टू लाइफ, लाइफ से प्रयोग किया है जीवन, तो जीवन का मतलब क्या होता है? आपके शरीर में प्राण है बस उतना ही। यदि आपको जेल में बंद कर दिया जाए, पिंजरे में बंद कर दिया जाए और उसी में खाना पानी दिया जाए, या एक रूम में बंद कर दिया जाए और कह दिया जाए आप इसी रूम में जीवन भर रहोगे, इससे बाहर नहीं करना है, छोटा सा रूम हो, खाने पीने का सारा व्यवस्था उसमें रहेगा, किचन रहेगा, टॉयलेट रहेगा, ठीक है, और लेकिन उसी रूम में ही रहना है, तो बताइए उस जीवन का कुछ मतलब निकल के आता है? एक जानवर की तरह जीवन जीना, क्या इसी को ही जीवन कहते हैं? पिंजड़े में तोते रहते हैं जैसे, उस तरह से क्या इसको जीवन कहेंगे? तो जीवन का मतलब है मानव गरिमा के साथ जीवन जीना, जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं उसके अनुसार जीवन जीना, ठीक है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो प्रोसीजर जो होना चाहिए, जो भी जिन्हें प्रक्रिया बताई है जिसके जरिए व्यक्ति को प्राण और दया क्षमता से वंचित किया जाएगा, वह प्रक्रिया नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के हिसाब से, साम्य के सिद्धांतों के हिसाब से होना चाहिए, फेयर, जस्ट और रिजनेबल होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यह अमेरिका के संविधान में अपने यहाँ क्या संकलित किया गया है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिका में क्या संकलित किया गया है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो इन दोनों में क्या कोई अंतर है? एक एक कानून के मामले में याचिकाकर्ता ने कहा था कि भारत में जो यह सब प्रयोग किया गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब वही है जो अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का निकाला जाता है, लेकिन न्यायालय ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया था और ये कहा कि अगर हमारे संविधान निर्माताओं को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सही लगता तो वो इस सब को रख देते, आखिर यह क्यों लिखा? ठीक है,
यह लिखा इसका मतलब है उनको ये पसंद नहीं था, इससे कुछ अलग है, कुछ अंतर है, इसको एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया। लेकिन मेनका गांधी के मामले में न्यायालय ने इन दोनों के मतलब को समान कहा। इस शब्द का वही मतलब है जो अमेरिका में ड्यू प्रोसेस आता है। विधि की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए, ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्त होना चाहिए, मनमाना पूर्ण नहीं होना चाहिए। और ये विधायिका मनमाने पूर्ण गलत तरीके से अनुचित कानून बना रही है और उस कानून के जरिए व्यक्ति को प्राण और निजता से वंचित किया जा रहा है, तो वह कानून न्यायालय द्वारा आर्टिकल 21 के वायलेशन के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। और इस हिसाब से जो प्रक्रिया होनी चाहिए वह जस्ट फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए, नॉट आर्बिट्रेरी, फैंसीफुल या ऑप्रेसिव। मनमाना नहीं होनी चाहिए, क्या कहते हैं उसको, अत्याचार ये उसमें नहीं होना चाहिए कि नागरिकों के ऊपर अत्याचार जैसा लगने लगे, हर छोटी छोटी गलतियों के छोटे सजा व्यवस्था कर दी गई हो, तो ऐसा भी नहीं है। एक गोपाल के मामले में इसमें न्यायालय ने यह कहा था कि आर्टिकल 19, 21 एंड 22 सभी अपने आप में अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से क्लोज रिलेशन नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है और उसको सबको एक साथ मिला करके नहीं पढ़ा जाए। इसके अलावा न्यायालय ने कहा law affecting life or personal liberty of a person could not be declared unconstitutional merely because it lies in natural justice or due process। अगर कोई कानून विधायिका ने बनाया है और वह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुसार नहीं है या अमेरिका में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्द है उसके हिसाब से नहीं है, तो भी वह कानून वैध होगा, यानी इसके आधार पर वह कानून असंवैधानिक नहीं घोषित किया जाए। और इस हिसाब से यहाँ पर व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को कर्टल किया गया और उसको जो सेफगार्ड प्रदान किया गया था उसको थोड़ा कम, अर्थात विधायिका को फ्री हैंड दे दिया गया कि वह जैसा भी कानून बनाना चाहे बनाए, और ऐसा करके वह आर्टिकल 21 में जो लोगों को अधिकार दिया गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसको चूज। लेकिन फिर आया मामला मेनका गांधी का, और उसमें मेनका गांधी के मामले में न्यायालय ने एक गोपाल के निर्णय को उलट दिया और उसमें कहा न्यायालय ने कि आर्टिकल 14 हो, 19 और 21 नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये एक दूसरे से अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई कानून बनाया जा रहा है जिससे व्यक्ति की दैहिक क्षमता को कर्टल किया जा रहा है, तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 में जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उसके हिसाब से या जो प्रावधान है उसके हिसाब से कानून वैध होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए। यानी आर्टिकल 19, 21 और 14 में जो पैरामीटर है वह पास जाने चाहिए, तभी वह कानून वैध होगा। ठीक है, और इस हिसाब से न्यायालय ने 3 दशकों तक जो गोपालन का निर्णय का प्रभाव रहा वह समाप्त। गोपालन का जो निर्णय था 3 दशक यानी 30 सालों तक काम करता रहा, प्रभावी रहा और उसके साथ सारे निर्णय होते रहे। लेकिन मेनका गांधी ने 20 साल बाद जाकर के इसमें चेंज किया और आज ये है कि यदि कोई कानून बन रहा है तो वह कानून जस्ट फेयर और रीजनेबल होना चाहिए, यदि नहीं है तो फिर न्यायपालिका उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। एडीएम जबलपुर का काम चुका
यह है इमरजेंसी के टाइम का केस है। इमरजेंसी के दौरान जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाने लगा। जो विपक्षी पार्टी में जो राजनेता थे उनको गवर्नमेंट पकड़ करके बिना किसी वजह के जेल में बंद करने लगी, टॉर्चर किया जाने लगा, उनको दलित स्वतंत्रता से वंचित किया जाने लगा। तो ऐसे में मामला हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में माना जाता है कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। लोग न्यायपालिका के सामने किस लिए जाते हैं? न्याय के लिए। तो उनके अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा हो तो न्यायपालिका उसको सुरक्षा प्रदान करे। तो इस मामले में जब लोग गए तो न्यायालय ने क्या कहा कि इमरजेंसी का टाइम है, आर्टिकल 21 सस्पेंड है और जो आर्टिकल 21 निलंबित है उसमें जो अधिकार दिया गया है वह अभी नहीं अवेलेबल है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 21 या 21 के आधार पर न्यायालय से कोई भी उपचार प्राप्त नहीं हो पाएगा। यानी सरकार जो चाहे करती रहे, जेल बंद करती रहे, न्यायपालिका कुछ नहीं। लेकिन इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 359 में अमेंडमेंट हुआ, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में 24वां संविधान संशोधन हुआ और उसके द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधन कर दिया गया और एक व्यवस्था कर दिया गया कि इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति सभी मूलाधिकारों को निलंबित कर सकते हैं सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। यानी अब आपातकाल में इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो उन्होंने लिखा ही है बंधुआ मुक्ति मोर्चा पर से चुनेरा पीढ़िया। जो लोग होते हैं जिनको बंधुआ, आप जानते हैं बंधुआ मजदूर कुछ काम करते रहते हैं। बाप दादा ने कुछ उधार कभी ले लिया, चाहे लड़की शादी के लिए, चाहे जिसके खराब है, परिवार में जिसके खराब, और उस पर जो है सूद ब्याज देने लगे। सूद ब्याज देते रहे, वही नहीं चुका पाए, मूलधन पड़ा रहा, वहां पर मजदूरी करने लगे, बंधुआ मजदूर हो गए, वो मर गए, वो नहीं चुका पाए। उनके घर का कोई और बच्चा जो है जो काम लायक था, छोटा सा बच्चे काम लायक हुआ, वह काम करने लगा। ऐसे ही कुछ चलता रहता था। वो लोग ब्याज वहाँ काम करके चुकाते रहते थे और मूलधन पड़ा रहा। यह एक एग्जाम्पल है, कैसा ही। तो इस तरीके से बंधुआ मजदूरी का काम होता था। उन बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए यह एक एनजीओ है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, जब बात लाई थी कि यह जो व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी लोगों से करवाया जा रहा है यह आर्टिकल 21 का वायलेशन है और न्यायालय ने इस केस में बंधुआ मुक्ति मोर्चा पर से मामले में कहा निश्चित रूप से जब किसी व्यक्ति को बेगारी करवाया जा रहा हो, उसकी जन स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा हो, उसका शोषण किया जा रहा हो, ठीक है, और वह एक व्यक्ति के रूप में परिवार जीवन नहीं जी पा रहा है, तो निश्चित रूप से आर्टिकल 21 का वायलेशन है। इस केस में न्यायालय ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है, आपका मूलाधिकार किस भाग में है? भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वे न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं होते। अभी हम उसको चर्चा करेंगे, अभी भाग 3 पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद भाग 4 पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर जान लीजिए कि भाग 4 में जो प्रावधान है वह न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इस केस में न्यायालय ने
या मूल अधिकार से कनेक्ट करके उसको यह राज्य के कर्तव्य के रूप में बताया कि भाग 4 में राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इस कार्य को करे, शोषण से व्यक्तियों को बचाए, समान अवसर प्रदान करे, काम करने का उचित अवसर वातावरण उपलब्ध हो। तो इस चीज को परिवर्तन करने के लिए न्यायालय ने कहीं न कहीं किसी न किसी मूल अधिकार से उसको कनेक्ट किया और एक्टिवेट करके उसको इन्फोर्सेबल। तो यह केस महत्वपूर्ण है। फिर है उनका 23 वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू लिवलीहुड, जीविकोपार्जन का अधिकार, जीविका, जीविका जानते हैं आप लोग, जीवन यापन करने के लिए काम करने का अधिकार है। इस तरह से काम करेंगे कि अपना जीवन यापन कर ले, गुजर बसर कर लो। तो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे निर्णयों में यह विचार व्यक्त किया कि आर्टिकल 21 में राइट टू लिवलीहुड यानी जीविकोपार्जन का अधिकार सम्मिलित नहीं है। लेकिन इस केस में न्यायालय ने पहले के निर्णयों को रख दिया और एक कहा कि व्यक्ति को आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीविकोपार्जन का भी अधिकार उपलब्ध है। ठीक है, और यदि किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन से वंचित किया जा रहा है तो आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। ठीक है, सुभाष कुमार वशिष्ठ का बिहार, राइट टू पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार। अभी आप लोग इतना नहीं जानते हैं प्रदूषण का क्या असर होता है, लेकिन आप दिल्ली में गए होंगे, आपके घर परिवार के लोग रहते होंगे या न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे, तो कुछ तो आइडिया लग रहा होगा कि प्रदूषण का क्या असर हो रहा है वहां पर वाहनों को भी ऑड इवन करके चलाया जाता है। एक दिन ऑड नंबर वाले वाहन चलेंगे तो एक दिन इवन नंबर वाले चलेंगे। ऑड इवन समझते हैं क्या होता है? ऑड नंबर होते हैं सम विषम जिसे कहते हैं, सम संख्या विषम संख्या जानते हैं? सम संख्या और विषम संख्या, यानी कि सम संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8 इस तरह के नंबर जो होते हैं वो सम हो गया। और विषम कौन है? तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से, तो विषम संख्या। तो ये व्यवस्था करनी पड़ रही है कि सारी वाहनें निकल रही, प्रदूषण हो रहा है, लोगों को सांस लेने की तकलीफें हो रही है, लोगों को बीमारियां हो रही है, सांस वगैरह की, है दमा की बीमारियां हो रही है, तो ये दिक्कतें आ रही है, पर्यावरण प्रदूषण से दिक्कत हो रही है। एपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्सेस यंग वी नायडू के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह सजेस्ट किया है कि न्यायपालिका को कुछ ऐसा तरीके बताना चाहिए, ऐसी व्यवस्था सेटअप करनी चाहिए जो पर्यावरण के संदर्भ में सुधार करेगा, पर्यावरण के संदर्भ में कानून वगैरह अच्छे होने चाहिए। ठीक है, इससे पर्यावरण की स्थिति सुधरे। डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एक है, केस है कमलनाथ का, कमलनाथ का केस है। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति है, राज्य है, वह पर्यावरण का न्यासी है। न्यासी समझते हैं? करे और उसको संरक्षण दे। ठीक है, आपको कोई सामान दिया गया है कि आप ऐसा रखते रहिए, बाद में जो पड़ी आपसे ले लेंगे, तो इसका मतलब नहीं उसको पोर्टफोलियो पे दीजिए। ठीक है, आप जब मांगे उसको घर से वापस करके सही सलामत रखें। तो चूंकि धरती जो है, जो इन्वायरमेंट है, जो प्रकृति है, वह एक वरदान है लोगों के लिए, और यह कर्तव्य व्यक्ति का कि जो भी हवा पानी सारी चीजें हैं वह सही शुद्ध रहे,
जिससे व्यक्ति उसका सही तरीके से जो है व्यक्ति स्वस्थ रहे और वह इस स्थिति में रखा जाए कि आने वाला जनरेशन भी उसका फायदा उठा सके। ऐसा ना हो कि अपने जीवन काल में हड्डी को इतना बर्बाद कर दो कि बाद की जनरेशन सांस भी न ले पाए, मास्क लगा कर वो घूमती रहे। ठीक है, जैसे लोग जाते हैं चांद और मंगल पर तो मास्क लगाते हैं, चांद वगैरह देखोगे ना उसमें लगा के लोग घूमे ऐसे ही, तो यही चाहते हैं आप लोग कि बाद की जनरेशन ऐसे। तो हमें कहें कि वह एक जो होता है व्यस्त, अगर यहाँ भी पर्यावरण का हो जाए कि सांस न ले पाए लोग, तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। हाँ, आपसे सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, मास्क लगा के चलना पड़ेगा। तो ये सबकी कर्तव्य हमारा, आपका, सरकार का सबका पर्यावरण को सुरक्षित रखे, क्योंकि हम या सरकार जो भी है वह न्यासी है और इसको अगले जनरेशन को भी ट्रांसफर करना सही है। और इसलिए सुभाष कुमार वशिष्ठ का बिहार के मामले में न्यायालय ने क्या कहा कि आर्टिकल 21 में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का भी अधिकार शामिल है। ठीक है, पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, राइट टू हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में जा रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं पहले आप जाओ, पुलिस यहाँ कंप्लेंट करवाओ, पुलिस जब पूछताछ कर रही है तो आपका मामला देखेंगे कि आपका उपचार करेंगे, तब तक तो आदमी मर जाएगा। ऐसे कई बार हुए और इस मामले में न्यायालय ने कहा कि डॉक्टर का कर्तव्य है कि पहले वह मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए, बाद में पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल पूछताछ होती रहेगी, पहले वह मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराए और उस व्यक्ति को स्वस्थ जीवन दान जो भी है उसको उसका उपचार करें, क्योंकि आर्टिकल 21 में राइट टू हेल्थ भी शामिल है। कुशल नारा कानून वशिष्ठ का बिहार, अगर कोई कैदी हो और उसका 5 साल की सजा हो, 5 साल पूरा हो चुका फिर भी वो जेल बंद है, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, जेल से छुड़ा ही नहीं जाता, तो क्या यह करना उचित है? या इसके अपराध के लिए 5 साल की सजा होती है मैक्सिमम और 10 साल से वो जेल में पड़ा गया, अगर सुनवाई नहीं हुई तो क्या उचित माना जाएगा? तो इस मामले में न्यायालय ने कहा कि राइट टू लीगल एड विधि सहायता और राइट टू स्पीडी ट्रायल, शीघ्र निस्तारण का अधिकार भी शामिल है आर्टिकल 21 में। यदि कोई मामला न्यायालय में जाता है तो उसका निस्तारण शीघ्र होना चाहिए, क्योंकि यदि न्याय में देरी हो गई तो उस न्याय का मतलब नहीं है, वह न्याय हो। राइट टू प्राइवेसी, एकांतता का अधिकार, इसको हम लोगों ने कल देखा है खड़गसिंह के केस में क्या हुआ था, राइट टू प्राइवेसी मामले में हम लोग चर्चा किया था। ठीक है, और आज भोपाल से लागू का मामला है, इसमें न्यायालय ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी में राइट टू लेट अलोन भी शामिल है, यानी आप अकेले रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो, ऐसा नहीं कि सब खेल के बैठे हैं। कई बार लोग कहते हैं हम अकेला रहना चाहते हैं, हम छोड़ दीजिए, तो बस छोड़ देते, यानी एकांतता के अधिकार में अकेले रहने का भी अधिकार शामिल है। आधार वैलिडिटी वाला मामला है, आप लोग देखते रहे हैं, कोई भी आप नाम डालेंगे नहीं जाएंगे, मैं आधार कार्ड को माफी दीजिए, इसी को चैलेंज किया गया था। न्यायालय ने कहा कि जो आधार के संबंध में अधिनियम बनवा तो हुआ है, लेकिन यह प्रत्येक मामले में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जो आधार है उसमें आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड रहती हैं। ठीक है, और कुछ डेटा को हर किसी के पास नहीं होना चाहिए। इसलिए लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, सब्सिडी मैटर है, जहां पर सरकार सब्सिडी वगैरह दे रही है, वहीं पर भी आधार का प्रयोग किया जाना चाहिए या फिर इसे मांगा जाना चाहिए। नेक्स्ट है ठीक है, हो गया आपका। बाकी इसमें और जो महत्वपूर्ण